नमस्कार। आपदा का सामना के एक और बहुत ही विशेष अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा और आज हम बात करने वाले हैं सूखा की, ड्राउट की। जी हां, निर्जल धरती, निर्जन जीवन। क्या है ये सूखा? और आज जब हम सूखे की बात कर रहे हैं, इसके पीछे के कारणों को हम जानेंगे, क्योंकि लगातार ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, इसकी वजह से जो सूखा है, जो ड्राउट है, उसकी फ्रीक्वेंसी वो लगातार बढ़ती जा रही है, न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे ग्लोबली। क्या कुछ इसका इम्पैक्ट भारत में, यहाँ के लोगों पर, यहाँ की कृषि पर इसका प्रभाव पड़ रहा है, इस पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि इससे निपटने के लिए भारत में हमारे वैज्ञानिकों के पास, सरकार के पास क्या विजन है, क्या दृष्टिकोण है। इन तमाम विषयों पर आज हम बातचीत करेंगे और हमारे साथ दो बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ हैं एक डॉक्टर कृष्ण एस वत्स जी, जो कि मेंबर हैं एनडीएमए के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत इस बहुत ही खास कार्यक्रम में। और साथ ही साथ हमारे साथ दूसरे खास मेहमान हैं आरपी पांडे जी, जो कि वैज्ञानिक हैं और ड्राउट के एक्सपर्ट हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत हम करना चाहेंगे डॉक्टर वत्स आपके साथ। शुरुआती जानकारी हमारे दर्शकों के लिए कि जब हम ड्राउट की बात करते हैं, सूखे की बात करते हैं, आज की तारीख में इसका परिभाषा, इसका डेफिनेशन हम इसको कैसे कहें, कैसे समझें? सूखे की परिभाषा जो है वो मुख्यतः बारिश के परिमाण पर निर्भर करती है। औसत बारिश जो है किसी भी क्षेत्र में, अगर उस औसत बारिश से 20% बारिश कम होती है तो सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है। लेकिन ये एकमात्र परिभाषा नहीं है। इसके साथ साथ जो कृषि विषयक प्रगति है उसको भी देखा जाता है। जैसे कि रुपाई कितनी हुई है, तो वो एक आवश्यक जानकारी होती है। इसके अलावा जो हम वेजिटेशन इंडेक्स को देखते हैं और फिर रिजर्वायर की स्थिति को भी देखते हैं। रिजर्वायर्स में कितना पानी है या भूजल का स्तर कितना है। तो इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करके 3-4 जो मुख्य जानकारियाँ होती हैं उनको इकट्ठा करके फिर सूखे का आकलन किया जाता है और सूखा घोषित किया जाता है। डॉक्टर पांडे, जब हम ये सारे पैरामीटर्स जब हम कहते हैं कि अब ऐसी स्थिति आ गई कि हम इसको अब ड्राउट डिक्लेयर कर दें, ऐसे में वैज्ञानिक तौर पे जब हम बात करते हैं तो ड्राउट को लेकर जो स्थितियां पहले थीं और अभी जब हम बात करें, क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग है, इसमें क्या कुछ परिवर्तन आया है और इस चैलेंज को भारत के वैज्ञानिक, भारत की सरकार, यहाँ के लोग कैसे इसको देखते हैं? देखिए, ड्राउट जो है एक रिलेटिव डेफिसिट है एट ए गिवन प्लेस एट ए गिवन टाइम। जिस स्थान पर जो सामान्य वर्षा जिस समय होनी चाहिए, जब उससे कम होती है और वो डेफिसिट एक एक्सटेंट से ज़्यादा होता है, तब ड्राउट कहा जाता है। इसलिए ये एक रिलेटिव डेफिसिट है और इसीलिए इसकी एक यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं हो पाती, क्योंकि वो रीजन की स्पेसिफिक क्लाइमेट पर निर्भर करती है और वो रिलेटिव, क्योंकि कहीं पर एवरेज रेनफॉल 500 मिलीमीटर है, कहीं 800 मिलीमीटर है, कहीं 200 मिलीमीटर है, कहीं 1000 मिलीमीटर और कहीं इससे भी ज़्यादा है। ऑड है, अनइवन है। हाँ, ये एवरेज जो क्लाइमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन है कंट्री का। तो इसलिए किसी भी स्थान पर जब उसमें उस स्थान की यूजुअल रेनफॉल, जो सामान्य एवरेज रेनफॉल है, उससे जब वो रेनफॉल कम होती है और वो एक एक्सटेंट से ज़्यादा डेफिसिट होता है, तब देन इट इज ए ड्राउट। पहले हमारे इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो प्राइम मेट्रोलॉजी का डिपार्टमेंट है, इन्होंने एक डेफिनेशन दिया था कि अगर किसी भी स्थान पर वहाँ के एवरेज से 20%, जैसा सर ने बताया, 20% से कम वर्षा है, या जब उन्होंने डेफिनेशन दिया था जब 25% से कम है, देन इट इज ए ड्राउट, बिगनिंग ऑफ ड्राउट। लेकिन ये डेफिनेशन जो दी गई थी वो सीजन और ईयर के हिसाब से थी। उसका मतलब अगर एक सीजन में 25% से कम हो या साल में 25% से उसमें डेफिसिट ज़्यादा हो, तब उसको हम वो कहेंगे। मतलब 75 एवरेज का 75% से कम हो, देन इट इज़ ए ड्राउट। और
उस स्थान के एवरेज के हिसाब से। तो हमारे देश में जो एक ड्राउट मैनुअल अभी एग्जिस्ट करता है, जो पूरे कंट्री में लागू है, वो उसमें वो डेफिनेशन का एक पार्ट है क्राइटेरिया का, क्योंकि रेनफॉल इज ए काजेटिव इंडिकेटर। और बाकी जैसे पानी की कमी अगर तालाब में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवीण कुमार और होकाटो होडोजे से उन्होंने बात की है, और ऐसे में ये क्षण बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसकी तस्वीरें भी अब सामने आ चुकी हैं और आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री से किस तरह से यहाँ पर जो खिलाड़ी हैं उन्होंने बात की, और हमेशा की तरह प्रधानमंत्री ने उनका हौसला बढ़ाया। मैं देख रहा था, मैं सर को बता रहा था, सर से पूछता था, फिर वो सारा सही से मेरे को बता देते थे, समझा देते थे कि ये ऐसे है ऐसे है। जी सर। जी सर उनकी दुआ है सर, उन्होंने बनाया। जी सर, थैंक यू सर। जय हिंद सर, मैं होकातो बोल रहा हूँ सर। नमस्ते सर। आप तो फौजी जवान हो, क्या हाल है भाई बताओ। ठीक है सर। 40 सर साल की उम्र में। जी सर। 40 साल की उम्र में, और वो भी पैरालंपिक। जी सर। और उसमें मेडल जीत के आना, ये अद्भुत सक्सेस है आपका। जी सर। क्या लग रहा है आपको? मेरे बात हुई होगी आपकी। जी सर, बात हो गई सर। हाँ, तो क्या आपका मन क्या कहता है? मैं बहुत खुश हूँ कि मैं पहले ऐसे मतलब अपना आर्मी से रिप्रेजेंट किया, और मेरे को पहला मेरा पैरालंपिक गेम्स भी है, और मेरे को कम से कम ब्रॉन्ज तो हासिल हुआ है। तो इस चीज़ के लिए मैं बहुत खुश हूँ। और सर आपने इतना हमें सपोर्ट किया है पैरालंपिक्स, खास करके पैरालंपिक्स को, और ये सब आपका सपोर्ट की वजह से हम आज ये सक्सेस हो पाए, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ साहब आपको भी। देखिए होकातो सर। आपने 40 साल की उम्र में, जी सर। और पहली बार जाकर के ये विजय प्राप्त करना, यानी आपका जो जज्बा है, और मैं जानता हूँ आपको कितनी बड़ी भयंकर इंजरी हुई थी। जी सर। आपकी मुश्किल से आप जीवन में बच गए। जी सर। लेकिन आपने देश का नाम रोशन करने का कंटिन्यू रखा। जी सर। तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई है। आपने आर्म फोर्सेस का भी गौरव बढ़ाया है, पूरे नॉर्थ ईस्ट का गौरव बढ़ाया है, जी देश का सर। भी गौरव बढ़ाया है। जी सर। तो मेरी तरफ से आपको, आपके कोच को, और वहाँ सब खिलाड़ियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। जाइए साहब। थैंक यू सर। नमस्कार जी। नमस्कार सर। और आपने तो अपना पिछला रिकॉर्ड भी तोड़ा और एशिया का रिकॉर्ड भी तोड़ा है। जी सर। जी सर। नया एशियन रिकॉर्ड बना दिया आपने तो। जी सर, आपको बोला था सर कि अब की बार सर गोल्ड लेके आएंगे सर। हाँ, गोल्ड लेके आ गए आप। जी सर। लेकिन बहुत बड़ा काम किया है। लेकिन लोग जरूर जानना चाहेंगे
भी टोक्यो में सिल्वर, जी सर। पेरिस में गोल्ड, तो प्रवीण ऐसी कौन सी प्रवीणता है कि इस प्रकार से प्रगति इतनी हो गई? सर अब की बार माइंड सेट था सर कि मैं पछताना नहीं चाहता था सर कि मैं सिल्वर लेके जाऊं या फिर ब्रॉन्ज, बस इसी डर से सर मेरे को गोल्ड ही चाहिए था। जी सर। लेकिन इस जर्नी में काफी मेहनत की होगी, नया कुछ सीखे होंगे। हाँ सर, दुनिया के बहुत सारी खिलाड़ियों को आपने जी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली सर। इस 3-4 महीने पहले सर इंजरी भी हो गई थी टेक ऑफ लेग में, अब उससे भी थोड़ा हील किया। फिर वो प्रॉब्लम्स आई थी, अपने 2-3 कंपटीशन भी ख़राब हो गए थे, लेकिन हमने सारी चीज़ों को ठीक करके प्लानिंग्स की सर के साथ, सब कुछ ठीक हो गया सर। तो सतपाल जी पूरी तरह खुश हो गए होंगे आज तो। जी सर, जी सर। हाँ, तो आपने तो उनको बहुत बड़ी गुरुदक्षिणा दे दी। जी सर, मेरे साथ में ही बैठे हुए हैं सर। हाँ, नहीं सतपाल जी ने बहुत मेहनत की है आपके पीछे, तो मैं उनको भी बधाई देता हूँ। अच्छा, आप इंटरनेट का भी उपयोग करते थे सीखने के लिए? जी सर, मैं यूट्यूब वगैरह पे और ये ऑनलाइन साइट्स पे जाके मैं देखता रहता था। और उसके विषय में सतपाल जी से भी चर्चा वगैरह करते थे? जी सर, हम साथ में ही देखते थे। सर हमें बता देते थे कि ऐसे ऐसे करना है, फिर मैं देख देता था, फिर मैं सर को बताता था, सर से पूछता था, फिर वो सारा सही से मेरे को बता देते थे, समझा देते थे कि ये ऐसे है, ऐसे है। चलिए, आपने पूरे देश का नाम रोशन किया है, उत्तर प्रदेश का नाम रोशन किया, नोएडा का नाम रोशन किया। जी सर। और सतपाल जी की मेहनत पर आपने 4 चांद लगा दिए हैं। जी सर, उन्हीं की दुआ है सर। उन्होंने बनाया है। आपको और सतपाल जी दोनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है। जी सर, थैंक यू सर। जय हिंद सर, मैं होकातो बोल रहा हूँ सर। होकातो, नमस्ते। नमस्ते सर। अरे आप तो फौजी जवान हो, क्या हाल है भाई बताओ? ठीक है सर। 40 सर साल की उम्र में, जी सर। 40 साल की उम्र में, और वो भी पैरालंपिक, जी सर। और उसमें मेडल जीत के आना, ये अद्भुत सक्सेस है आपका। जी सर। क्या लग रहा है आपको? मेरे आपको बात हुई होगी आपकी? जी सर, बात हो गई सर। हाँ, तो क्या आपका मन क्या कहता है? मैं बहुत खुश हूँ कि मैं पहले ऐसे मतलब अपना आर्मी से रिप्रेजेंट किया, और मेरे को पहला मेरा पैरालंपिक गेम्स भी है, और मेरे को कम से कम ब्रॉन्ज तो हासिल हुआ है। तो इस चीज़ के लिए मैं बहुत खुश हूँ। और सर आपने इतना हमें सपोर्ट किया है पैरालंपिक्स, खास करके पैरालंपिक्स को, और ये सब आपका सपोर्ट की वजह से हम आज ये सक्सेस हो पाए, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ साहब आपको भी। तो देखा आपने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पैरालंपिक के जो खिलाड़ी हैं, पेरिस पैरालंपिक के जो उन्होंने पदक जीते हैं, इस पर प्रधानमंत्री ने फ़ोन पर उनसे बातचीत की और उनको बधाई दी और उनकी हौसला अफजाई भी की, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से करते आए हैं। और इसी से जुड़ी ये जो बातें थी वो हम आपको सुनवा रहे थे। और आइए अब अपने खास कार्यक्रम आपदा का सामना का रुख करते हैं। या ग्राउंड वाटर में है, वो हम लोग उनको इम्पैक्ट इंडिकेटर कहते हैं। काजेटिव इंडिकेटर और इम्पैक्ट इंडिकेटर। तो काजेटिव यह है कि दैट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, impact indicators we can control. We can store more water, we can conserve water, we can recharge groundwater. So with various other measures we can minimize the जो कि impact. हम कर सकते हैं। हाँ। लेकिन डॉक्टर वत्स, मेरा सवाल ये कि ठीक है, ड्राउट की स्थिति बनी और हमने उसको देखा समझा, लेकिन एनडीएमए की तरफ से हम किस कंडीशन में जाके हम ये कहते हैं या डिक्लेयर करते हैं कि अब ये एक आपदा है, ये एक डिजास्टर है? ये सारे निर्णय राज्य शासन के स्तर पर लिए जाते हैं। जो सूखा घोषित करना जो है वो राज्य शासन का अधिकार है, और राज्य शासन स्थानीय स्तर पर देखती है बारिश की स्थिति और वहाँ पर जो ज़मीन पर उपजी हुई स्थिति, किसानों की स्थिति, पानी की स्थिति। तो इन सारी चीज़ों को जैसा इन्होंने कहा है स्टैंडर्डाइज प्रेसिपिटेशन इंडेक्स, वैसे ही एक वेजिटेशन इंडेक्स भी होता है। तो और सैटेलाइट से इमेजेस होता है, उसको देखते हैं क्या स्थिति बनी हुई है, कितना वेजिटेशन की क्या स्थिति है, रोपाई की क्या स्थिति है। इन सारी चीज़ों का विचार करके राज्य शासन इसके बारे में निर्णय लेती है।
और फिर एक बार जब निर्णय ले लेती है सूखा घोषित करने के लिए, तो फिर उसके बाद सूखे से राहत के लिए जो आवश्यक उपाय किए जाने चाहिए उसकी शुरुआत होती है। तो उसके लिए फिर SDRF में जो स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एक फंड है, वो इसके लिए निश्चित उसके लिए राशि उपलब्ध की जाती है। और फिर जब राज्य शासन को और भी मदद की ज़रूरत होती है तो वो केंद्र शासन के पास आती है, और उस समय हम भी इस प्रक्रिया में शामिल होते हैं। ठीक है, मेरा अगला सवाल आप ही से होगा कि जब किसी स्टेट की तरफ से ये डिक्लेयर कर दिया जाता है कि हमारे स्टेट में अब ड्राउट वाली स्थिति है, अब ये आपदा वाली स्थिति है, तो ऐसे में NDMA का क्या कुछ रोल होता है, सरकार का क्या कुछ रोल होता है, और कम्युनिटी के लेवल पे जो लोग इससे अफेक्टेड हैं या उसके आसपास के जो लोग हैं वो किस तरह का रोल प्ले करता है? तो एक तो ये जो है कि जैसा इन्होंने कहा डॉक्टर पांडे ने कि जो ड्राउट मैनुअल है, तो ड्राउट मैनुअल के अनुसार सारे राहत के उपाय लिए जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप बड़े स्तर पर मनरेगा के काम शुरू कर दें, ठीक, ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। आप जल संवर्धन के काम शुरू करें, पशुओं के चारा की व्यवस्था करें, फिर बीज की व्यवस्था करें, पीने के लिए पानी की मुहैया करें। तो ये सारे उपाय एक एज ए मैटर ऑफ कोर्स इन सबको लागू किया जाता है। तो इन सब के लिए जो राशि की व्यवस्था होती है वो SDRF से होती है, और कभी जब उसमें कमी होती है तो फिर केंद्र शासन राज्यों को मदद करता है। लेकिन जो दीर्घकालीन उपाय हैं उसके लिए फिर हम NDMA की बड़ी भूमिका है। हम अभी हर 12 राज्यों में हम एक बहुत बड़े सूखा के निवारण के लिए एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हम हाथ में ले रहे हैं, जिसमें सारे किसानों को इकट्ठा कर रहे हैं। हर किसान के लिए कितनी लागत होनी चाहिए और किस तरह के उपाय लिए जाने चाहिए। सिर्फ जल संवर्धन की व्यवस्था है, बीज की व्यवस्था है, उसमें जो ऑफ फार्म लाइवलीहुड्स है उसकी व्यवस्था है। तो ये जो है इसको हम कहते हैं कि जैसे आप मान लीजिए एक बीज भंडार बनाएं, है ना, खेतों में अच्छे मेड़ की व्यवस्था करें ताकि वो पानी रुके वहाँ। तो पानी रुकना और पानी का जो भूजल का स्तर बढ़ाना, ये एक बहुत बड़ा उपाय है जिसके कारण आप सूखे पर मात दे सकते हैं। तो अगर पानी का ठीक ठाक से इस्तेमाल हो, संरक्षण हो, तो हाँ संरक्षण हो, तो हम कम बारिश के बाद भी सूखे की स्थिति से निपट सकते हैं। तो मुख्य ये है कि हमारे जो जलाशय हैं, हमारे जो वाटर बॉडीज हैं, है ना, लेक्स, पॉन्ड्स जो भी हैं, है ना, टैंक्स, तो इन सब में पानी की मात्रा रहनी चाहिए और वो उस पर पूरा ध्यान रहना चाहिए कि पानी जो है वो उसकी कमी ना हो, है ना, जी, वेस्टेज भी ना हो। वेस्टेज भी ना हो। डॉक्टर पांडे, ये तो हुआ कि चलिए सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं, लेकिन हमने देखा है अपने आम जीवन में कि इसका जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट है वो किसानों पे पड़ता है जी। जो मार्जिनेबल जो सेक्शंस हैं सोसाइटी के, उस पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, महिलाओं पे पड़ता है, बच्चों पे पड़ता है। तो इससे निपटने के लिए कैसे इसको मिटिगेट किया जाए? जी, ये एक बहुत बड़ा पहलू है, क्योंकि एक्चुअली ड्राउट इज सच ए डिसास्टर व्हिच इम्पैक्ट्स all aspects of the life. It affects our economy, it affects our all usual activities, and it affects our economy badly, particularly the farmers' economy. क्योंकि एग्रीकल्चर बेस्ड हमारी इकोनॉमी है भारत की, and more particularly the rain-fed regions, the regions which depends on the crop depends on the rain only. Those regions are very badly affected because the drought in many regions, particularly in semi-arid and arid region, the occurrence of drought makes the agriculture on and off. वहाँ या तो पूरी तरह शट डाउन हो जाता है और फिर रेन आती है तो शुरू होता है, और उससे किसानों को 80 से 90% इवन 100% लॉसेस हो जाते हैं एग्रीकल्चर के। क्योंकि पहले के टाइम पे भी जब कम रिसोर्सेज थे, लोगों के पास पंप वगैरह अफोर्ड करने की कैपेबिलिटी नहीं थी, तब तो 100% ही एग्रीकल्चर से लॉस हो जाता था।
और लोग इवन अपनी एसेंशियल ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाते। बिल्कुल जी, अभी जो हमारा नेशनल ड्राउट मैनुअल बनाया है, आई एम वन ऑफ द ऑथर ऑफ दैट मैनुअल। उसमें SPI है जो कॉजेटिव इंडेक्स है, उसमें साथ ही साथ हम लोगों ने न्यूमेरिकल मेथड्स उसमें दिया है कि रिजर्वायर स्टोरेजेस पर्टिकुलर लेवल से नीचे जाता है, उसके लिए फार्मूले दिए हैं। तो वो हम ड्राउट की कंडीशन में कहलाएंगे। वेजिटेशन इंडेक्स जो है सैटेलाइट इमेजेस से, यहाँ MNCFC है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर, वो हर 15 दिन में वेजिटेशन इंडेक्स जारी करता है। उससे डेटा डिराइव करके कि किस जगह वेजिटेशन का लेवल कम हुआ है, वो एक इंडिकेटर हो जाता है। ग्राउंड वाटर लेवल का इंडिकेटर जो यूजुअल रहता है उससे घट जाता है, तो ग्राउंड वाटर लेवल इंडिकेटर का तो उसके लिए भी हम लोगों ने फार्मूलाज उसमें दिए हैं कि इस तरह से यूज़ करना है। और स्टीम फ्लो ड्राउट इंडेक्स जो कि स्टीम फ्लो का क्वांटिफाई करता है कि अगर फ्लो इस लेवल से पर्टिकुलर जगह पे इस टाइम पे नीचे है तो वो ड्राउट कंडीशंस में, तो वो ऑब्जेक्टिव डेफिनेशंस हैं। ठीक है। फिर उसमें से जब जो हमारे 5-6 इंडिकेटर्स हैं उसमें रेनफॉल इज मैंडेटरी, क्योंकि वो तो कॉजेटिव है। बिल्कुल। रेस्ट 5 में से कोई 4 में से कोई 2 कहने चाहिए इट इज ए ड्राउट कंडीशन, तब स्टेट गवर्नमेंट उसको डिक्लेयर कर सकता है। ठीक। और डिक्लेयर करने के बाद फिर वो उसकी सीवियरिटी लेवल है कि माइल्ड है, मॉडरेट सीवियर है या सीवियर मोस्ट है या एक्सट्रीम है, जो भी उसकी कंडीशंस दी हुई है उस हिसाब से डिक्लेयर करके फिर स्टेट गवर्नमेंट अपना मेमोरेंडम सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजता है। सेंट्रल गवर्नमेंट वेरीफाई करके फिर रिलीज देती है। चूँकि मैनुअल का यहाँ तक ज़्यादा कंसंट्रेशन था, इसके बाद रिलीफ जो है उसमें मिटिगेशन मैटर्स हैं, उनके लिए भी उसमें ऑप्शंस दिए हैं। और ये रेनी सीजन के लिए और नॉन रेनी सीजन मतलब खरीफ और रबी दोनों क्रॉप के लिए उसमें प्रावधान किए। इस पे हम बात करेंगे क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं कि जब हम ड्रॉट की बात करते हैं, सूखे की बात करते हैं, तो सरकार की तरफ से ऐसे वो कौन से कंडीशंस हैं, और जब मैनुअल्स की बात आती है उन मैनुअल्स में क्या कुछ लिखा हुआ है। हम रुकेंगे यहाँ एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए DD न्यूज। बाढ़ का पानी अपने पीछे कई छिपे हुए खतरे छोड़ जाता है। सतर्क रहना जरूरी है। घर वापस केवल आधिकारिक घोषणा के बाद ही जाएं। सभी बिजली के उपकरणों की जांच करें। पानी और सीवर लाइनों की भी जांच करें। बाढ़ के फिसलन वाले मलबे और चुभने वाली वस्तुओं से बचकर चलें। टूटे हुए बिजली के खंभों और तारों से सावधान रहें। मलेरिया से बचाव के लिए मच्छरदानी का प्रयोग करें। उबला हुआ या क्लोरीन युक्त पानी ही पिएं। बाढ़ के संपर्क में आए खाद्य पदार्थों को न खाएं। बच्चों को बाढ़ के पानी में खेलने न दें। यदि आप दूसरों की सहायता कर सकते हैं तो अवश्य करें। तैयारी में ही समझदारी। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं आपदा का सामना, और आपदा का सामना में आज के अंक में हम बात कर रहे हैं ड्राउट की, यानी कि सूखा की। और सबसे ज्यादा इंपैक्ट, जैसा कि हमने कहा, अगर किसी पे पड़ता है तो वो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन जो है हमारे सोसाइटी के, उन पे पड़ता है। क्या कुछ उनमें भी बदलाव की जरूरत है? वो अपने हैबिट को, चाहे वो एग्री हैबिट्स हों या फिर दूसरे हैबिट्स हों, उसको किस तरह से बदलाव लाकर इस ड्राउट के इम्पैक्ट को अपने लाइफ पे, अपने जीवन पे कम कर सकते हैं, हम उस पर बात करेंगे। डॉक्टर वत्स, मेरा सवाल यही कि चाहे वो जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो लोग हैं, किसान हैं, वो अपने कृषि पद्धति में, एक बात आती है कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात आती है, किस तरह के बदलाव, चूंकि आपने देखा कि पिछले दिनों सरकार भी कुछ ऐसी वैरायटीज़ लेके आई जिसको कि बहुत कम पानी की ज़रूरत है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, बदलाव हो रहा है। ऐसे में किसान भाई हमारे किस तरह का अपने जीवन में कृषि पद्धति में बदलाव लाएं? बेसिक बात यह है कि हमारे 85% जो किसान हैं वो लघु और सीमांत किसान हैं, जिनकी जो खेती है वो 1 हेक्टेयर से कम है। तो ज़मीन बहुत कम रहने के कारण उनके पास ज़्यादा विकल्प नहीं है, और वो भी अगर वो अनइरिगेटेड एरिया में उनकी ज़मीन है और कहीं बारिश समय पर नहीं हुई तो उनके फसलों का काफ़ी नुकसान वगैरह होता है, और उनकी स्थिति फिर काफ़ी वो वल्नरेबल हो जाते हैं
और इसलिए किसानों में है ना ये कर्ज वगैरह की जो समस्या है वो बनी हुई है, वो इसका मुख्य कारण है। तो एक तो है कि वो थोड़ा सा जल संवर्धन की बात बहुत ही आवश्यक है कि थोड़ा है ना निश्चित रूप से उनको थोड़ा इरिगेशन की सुविधा हो। दूसरा इंटरक्रॉपिंग हो, है ना, ज़्यादा वो फसल ले सकें ताकि मिट्टी की उर्वरता बनी रहे। तीसरा ये है कि जो खेती के साथ साथ है ना जो दूसरे व्यवसाय भी करना बहुत जरूरी है, जिसे हम कहते हैं कि है ना एक ऑफ फार्म लाइवलीहुड, जोड़ धंधा जिसको कहते हैं, वो कि आप डेयरी का काम करें, आप पोल्ट्री का काम करें, आप और भी जो फूड प्रोसेसिंग है उन सब चीज़ों में सिर्फ और सिर्फ कृषि पर ही डिपेंडेंट ना रहे। कृषि पर डिपेंडेंट अगर हो जाएंगे और तो फिर वो वल्नरेबिलिटी की स्थिति बनी रहती है। लाइवलीहुड पे आपके बिल्कुल। तो लाइवलीहुड डाइवर्सिफिकेशन जो है, आजीविका का जो विस्तार है, वो बहुत ही आवश्यक है, और ख़ास करके इस परिस्थिति में जबकि क्लाइमेट वेरिएबिलिटी बढ़ गई है। बिल्कुल। आज आप देखिए तो गुजरात में सूखा पड़ता था, आज गुजरात में बाढ़ आई हुई है ना। तो और कई क्षेत्रों में, बिहार में आज उत्तर बिहार में जो बारिश है वो अभी कम हुई है। वहाँ तो बारिश और बाढ़ और सूखे की स्थिति लगातार बनी तो अभी सूखे की कभी बाढ़ कभी सूखे। तो ये जो है ये क्लाइमेट वेरिएबिलिटी बढ़ जाने के कारण कई जिलों में आप देखेंगे कि पूरे प्रदेश में जो औसत वर्षा है वो एकदम जैसे होनी चाहिए वैसे है, लेकिन किसी जिले में बहुत कम बारिश है, किसी जिले में ज़्यादा बारिश है। तो ये क्लाइमेट वेरिएबिलिटी बढ़ गई है। बारिश का परिमाण वही है, राष्ट्रीय स्तर पर वही है बारिश का परिमाण 868 मिलीमीटर, लेकिन जो कई बार कम भी होती है सर। नहीं, जो पूरे देश का अगर आप देखिएगा ना एवरेज, तो करीब करीब ये 870 868 मिलीमीटर जो है वही रहेगी। लेकिन जो वेरिएबिलिटी है ना, वो विजिबल, वो काफ़ी बढ़ गई है। और उस परिप्रेक्ष्य में देखिए तो लघु और सीमांत किसानों की जो वल्नरेबिलिटी है वो भी बढ़ गई है, और इसलिए बहुत ही आवश्यक है कृषि के साथ साथ अकृषिक गतिविधियां भी की जाएं और दोनों को साथ लाया जाए। और जो थोड़ी सी और ना ऑर्गेनिक फार्मिंग हो, पानी का स्तर बढ़े, इंटरक्रॉपिंग हो, ये सारी चीज़ें जो हैं, थोड़ा किसानों का वैज्ञानिक जो जानकारियां हैं, स्त्रियों का ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सहभाग मिले, उनको भी जानकारी मिले, थोड़ी वहाँ साक्षरता भी बढ़े। ये जो है सामाजिक गतिविधियाँ भी उतनी ही आवश्यक हैं जितनी कि कृषि विषयक गतिविधियाँ। तो ये सारा एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच की ज़रूरत है जिसको हम कोशिश कर रहे हैं कि हम पूरे देश में हम लागू करें। हम रुकेंगे यहाँ एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। Subhash Chandra Bose Apada Prabandhan Puraskar, instituted by Government of India to honor selfless service in disaster management. There will be up to 3 awards. If the award winner is an institution, it shall receive a certificate and a cash prize of rupees 51 lakhs. If the award winner is an individual, the winner shall receive a certificate and a cash prize of rupees 5 lakhs. To apply, visit awards.gov.in or ndma.gov.in today. The last day of filing an application is 30th September 2024. सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। आपदा प्रबंधन में निस्वार्थ सेवा को सम्मानित करने के लिए भारत सरकार ने एक वार्षिक पुरस्कार की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत 3 पुरस्कार होंगे। यदि पुरस्कार विजेता एक संस्थान है तो उसे प्रमाण पत्र और 51 लाख रुपए का नगद पुरस्कार मिलेगा। यदि पुरस्कार विजेता व्यक्ति है तो विजेता को प्रमाण पत्र और 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। अधिक जानकारी और आवेदन के लिए अभी विजिट करें awards.gov.in और ndma.gov.in। आवेदन भरने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2024 है। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत। आप देख रहे हैं आपदा का सामना, और आपदा का सामना में आज के अंक में हम बात कर रहे हैं ड्राउट की, यानी कि सूखा की। डॉक्टर पांडे, ये तो हम किसानों की बात की है, लेकिन ड्राउट का इम्पैक्ट अर्बन एरियाज पे भी पड़ रहा है। जी, यहाँ भी पीने की पानी की समस्या आ जाती है। हमने अभी देखा कर्नाटक में। जी,
हम दिल्ली में देखते हैं, मुंबई में देखते हैं, जो बड़े शहर हैं उनमें भी इस तरह की समस्या थी। ड्राउट का इम्पैक्ट न सिर्फ किसानों पे, महिलाओं पे, बच्चों पे, वल्नरेबल एरियाज़ पे, बल्कि अर्बन एरियाज़ में भी जो लोग थे उन्हें भी इसका सामना करना पड़ता है। कैसे इससे निपटा जाए अर्बन एरियाज़ में? जी, जैसा सर ने बहुत अच्छे से बताया कि हम लोग साइंटिफिक भाषा में कहा करते हैं कि occurrence of drought is directly proportional to the variability of rainfall. ठीक है। Yeah, it is governed by the variability. तो जिन regions में variability ज़्यादा है, those regions are more susceptible to drought. ओके। जी, अब हम अर्बन और रूरल में देखते हैं, चूँकि अर्बन एरियाज़ में हमने अपने बहुत सारे संसाधन, बहुत सारे प्रावधान कर रखे हैं। तो जब सोर्स पे पानी कम होता है किसी भी कारण से, रेनफॉल की वेरिएबिलिटी के कारण से या और किसी कारण से, कई बार क्या है कि वेरिएबिलिटी के साथ साथ हमारा ज़्यादा अमाउंट ऑफ रेनफॉल कम ड्यूरेशन में ही रेनफॉल हो जाती है। बिल्कुल। और जो कि हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज या कंजर्वेशन में उस समय किसी समय हमारा हो जाना चाहिए, हम नहीं कर पाते और वो रन ऑफ के रूप में बाहर नहीं या कम कर पाते। और मोस्टली दी सर जो हमारे कंट्री में, जो कि हम मानसून फेड कंट्री हैं, तो हमारे 4 मुख्य कारण हैं जो सूखा पड़ने के। ठीक है। चूँकि मानसून हमारे एक स्पेसिफिक पीरियड में है कि कहीं 3 महीने, कहीं 4 महीने, थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट में या वेट रीजन्स में थोड़ा वो लेंथ ज़्यादा है रेनफॉल की लेंथ। पहला तो है कि लेट अराइवल ऑफ मानसून थोड़ा लेट हो जाए आने में। तो अगर वो अराइवल 2 वीक से ज़्यादा लेट हो जाता है तो हमारे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को फ़र्क करता है। और साथ ही साथ अगर हमारे कहीं सोर्सेज से पानी अर्बन एरियाज़ में आ रहा है तो वो हमारा वल्नरेबल, वो जो सोर्स है उसमें हमें शंका होने लगती है, अगर जल्दी पानी नहीं गिरा तो हमारा सप्लाई के लिए हमारे पास सफिशिएंट पानी नहीं होगा। हम मीडिया में कई बार सुनते भी हैं। एक और भी कहावत हम लोग कहा करते हैं कि मैं यूएन में एक बार काम किया था, UNCCD है, तो उसमें हम लोगों ने एक स्लोगन दिया था कि प्रॉस्पेरिटी ऑफ ए रीजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन लीन सीजन। बरसात के सीजन के अलावा अगर जल की उपलब्धता ठीक है, फ्रेश वाटर की, तो वो एरिया सामान्यतः संपन्न है। लोग तो कहते हैं पैसे हो तभी समृद्धि आती है, लेकिन आप कह रहे हैं कि पैसे नहीं, पानी अगर हो तभी समृद्धि आती है। और ये इसकी फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट फ्रेश वाटर होना चाहिए। ऑन द अदर हैंड अगर बहुत एक्सेस वाटर है, फ्लड इफेक्टेड, कोई भी हैजार्ड जहाँ फ्रिक्वेंट आते हैं वहाँ प्रॉस्पेरिटी नहीं होगी, कम प्रॉस्पेरिटी होगी। जो अर्बन एरियाज में है ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई एसेंशियल है। एक हमारे बीच में कुछ प्रॉब्लम्स भी आई, जैसे कहा गया कि हमें बड़े डैम नहीं बनाने हैं, स्टोर नहीं करना है वाटर। उसमें बहुत लोगों के अलग अलग मत हैं। कोई कहते हैं हमारा इतना एरिया भर जाता है, इनंडेशन हो जाता है और लॉसेस हो जाते हैं, एनवायरनमेंट को लॉस होता है। लेकिन उसको प्रैक्टिकली अगर देखें तो जैसे दिल्ली जैसे शहर को, हैदराबाद, बम्बई जैसे शहर या मद्रास जैसे शहर को हम पानी कहाँ, अगर हम स्टोर नहीं करेंगे, उसको कंजर्व नहीं करेंगे तो हम कैसे पिला पाएंगे? तो उसको बैलेंस में सोचना जरूरी है। और अर्बन पर्सपेक्टिव में मेरा तो सीधा, मैं एज ए साइंटिस्ट आई से कंजर्व वाटर एंड कंजर्व वाटर, जहां हो सके संभव पानी को संरक्षण कर लीजिए, देन इट विल बी। ठीक है, समय की कमी है। एक आखिरी कमेंट डॉक्टर वत्स साहब से चाहूंगा। एक मैं थोड़ा सा 1 सेकंड में बोलूंगा। जो सूखा और बाढ़ है वो एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। बिल्कुल ना, तो जहाँ ज्यादा बाढ़ आएगी वहाँ ज्यादा सूखा भी होगा। बाढ़ क्यों आती है? क्योंकि आपके पास स्टोर करने की जगह नहीं है, परमिएबिलिटी नहीं है। आपने पूरे शहरों को कंक्रीट से ढका हुआ है। तो जब पानी नीचे नहीं जाता है तो वो जिस दिन बारिश खत्म होगी वहाँ भूजल का स्तर नीचे चला जाएगा, फिर पानी की समस्या बन जाएगी। तो वो शहरों में जो है सूखे की स्थिति बन जाती है, अर्बन प्लानिंग। तो वो बहुत ही आवश्यक है कि शहरों में भी आप जल संवर्धन की बात जरूर करें।
और जो बारिश हो रही है, जो भी बारिश हो रही है, उसको हम इकट्ठा करें, उसको कंजर्व करें, तभी हम शहरों में भी सूखे की स्थिति पर बात कर सकते हैं। समय इतना ही है। डॉक्टर वत्स, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर पांडे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम के जरिए, इस विषय के जरिए आपको एक होलिस्टिक एक अप्रोच आपको एक मिला होगा कि किस तरह से ड्राउट, सूखा, हम कैसे सूखे को देखते हैं, हमारा अप्रोच कैसा होता है, सरकारों का अप्रोच कैसा होना चाहिए, जो वैज्ञानिक हैं वो किस तरह से सोचते हैं, और सामुदायिक लेवल पे, व्यक्तिगत स्तर पर हम किस तरह का रोल प्ले कर सकते हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। डॉक्टर वत्स, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। डॉक्टर पांडे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसके साथ ही इस विशेष कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।